Right now, at the moment, with us from the Congress, सुरेश चंद्र राजन जी। सुरेश चंद्र राजन जी, नमस्कार। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। नमस्कार सर। नमस्कार। अब आ रही, बहुत बढ़िया आ रही है। वंदे मातरम सर, वंदे मातरम। हाउ यू? वंदे मातरम। और तो बहुत बढ़िया भाषण रहा सोनिया गांधी जी का, बहुत बढ़िया भाषण रहा राहुल गांधी जी का, और बड़े दिनों के बाद मौका दिया गया बोलने का। सबसे बड़ी बात है, ये तो सबसे बड़ी खूबसूरती है भारतीय संविधान की। तो राजीव गांधी जी का सपना अब साकार होगा। आज शाम तक मुझे लगता है बिल पास हो जाएगा, लग रहा मुझे। ट्रू सर, ट्रू सर। आप तो बड़े खुश होंगे अभी, बहुत बहुत खुश होंगे सारे जितने भी कांग्रेस के लोग हैं। नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि आज के दिन में जो लोग चाहता है कि भारतीय महिला सशक्त बननी चाहिए, भारतीय नारी का सम्मान बढ़ना चाहिए, इस विचारधारा को लेकर जो लोग काम करते हैं वो सारे भारतीय आज खुश हैं, और भारत की इस भूमिका के ऊपर सारा विश्व अपने आप को गौरवशाली फील करता होगा। वंडरफुल। प्रदीप जी। सुरेश चंद्र जी, ये एक जबरदस्त विक्ट्री था, बट अमित शाह जी का कहना है कि देखो ये मोदी जी को श्रेय जाता है। स्मृति ईरानी जी का कहना है कि देखो मोदी जी को श्रेय जाता है। तो अलग अलग बीजेपी के जितने वक्ता, सब लोग का कहना है कि ये पूरे आपको क्रेडिट, सब लोग ने लिखा, सब लोग ने बोला, सब ने कहा कि इस प्रकार से सोच करना चाहिए। कितने पार्टीज थे, सब अपने अपने विचार रखे इतने सालों से, तो सिर्फ मोदी जी कर पाए, और वही डायलॉग बोल रहे कि मोदी है तो मुमकिन है। तो इसलिए वुमेन रिजर्वेशन पास हुआ कि मोदी जी एकदम स्थिर था अपने मन में कि ये, और मोदी जी खुद बोले कि भगवान ने सब पवित्र काम मुझे ही छोड़ सौंप दिया है करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने। तो मोदी, क्या ये पूरे श्रेय मोदी जी को जाता है सुरेश चंद्र जी? मुझे ऐसे लगता है कि मोदी जी जब इस तरह की सोच रखते हैं वही जाके गड़बड़ हो जाती है सर। मोदी जी का कहना है कि जिस दिन वो पैदा हो गए उसी दिन इस दुनिया का निर्माण हो गया। समझ रहे हो आप? महिला सशक्तिकरण के लिए जिन महापुरुषों ने शुरुआत की, उसमें सबसे पहले मैं महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, क्रांति गुरु लहुजी प्रसाद साळवे, सत्यशोधक मुक्ता साळवे, और जिन भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश को संविधान दिया और उस संविधान में आरक्षण का प्रोविजन किया, उस भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को सच सच नमन करता हूं सर। और भारतीय महिला का जो बदलाव का जो दौर है वो तो भारत देश को जब आजादी मिली, आजादी के बाद ही शुरू हुआ सर। और इसकी शुरुआत हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव जी गांधी जी ने शुरुआत की थी, और उस दिन से लेकर आज तक पंचायत राज में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन आज भी जारी है, जिसके कारण आज महिला राजनीति में अलग अलग जगह पे सभापति हो, जिला परिषद अध्यक्ष हो, सारे जगह पे बैठे हो। ब्रेकिंग न्यूज अभी 2 मिनट पहले बिल हैज बीन पास्ड। बिल पास हो गया सर लोकसभा में। सर रिजर्वेशन बिल हैज बीन पास। कांग्रेचुलेशंस सुरेश चंद्र राजन जी। आपको और देश की 140 करोड़ जनता को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं सर जी। Women's reservation bill has been passed in the Lok Sabha. Fantastic. जी। यस सर, क्योंकि महिला रिजर्वेशन बिल पास करने से महिला का सशक्तिकरण होगा ऐसा नहीं है सर। जब एक तरफ हमारे केंद्र में बैठी मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए महिला रिजर्वेशन का बिल लेके आती है, लेकिन उसके दूसरे बाजू में जब हम देखते हैं तो जब नए संसद भवन का निर्माण किया जाता है, उसका उद्घाटन का प्रोग्राम रखा जाता है, उस वक्त हमारी देश की राष्ट्रपति, इस देश की प्रथम नागरिक हमें आसपास भी कहीं नजर नहीं आती है। ये सवाल लेकर हमारे देश की 140 करोड़ से ज्यादा जनता चिंतित है, और वो मोदी सरकार से पूछना चाहती है कि मोदी जी, आप महिला रिजर्वेशन का बिल लेके आते हैं, लेकिन जो महिलाएं अलग अलग पद पर पिछड़े वर्ग से, आदिवासी, दलित, ओबीसी समाज से वहां बैठे हैं, उन लोग का आप सम्मान नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि महिला रिजर्वेशन का बिल पास करने से नहीं, बल्कि इस रिजर्वेशन को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए और सारे महिलाओं को इमीडिएट इस रिजर्वेशन का बेनिफिट देना चाहिए। सुरेश चंद्र जी,
अमित शाह जी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ महिला एम्पावरमेंट के बाद, सशक्तिकरण के बाद सिर्फ मुंह जबानी बात करते हैं, मगर अगर महिला को सशक्त किया है तो बीजेपी ने किया है। तो उन्होंने गिनाया कि 11 करोड़ शौचालय मोदी सरकार ने बांधा, किसको फायदा हुआ? ये महिला एम्पावरमेंट था, सशक्तिकरण था। चूल्हा गैस करीबन 10 करोड़ 9 करोड़ घर में गैस दिया है मोदी जी ने। वो किस लिए? महिला सशक्तिकरण, महिला एम्पावरमेंट के लिए। क्या आज भी जो मोदी जी जो किए हैं, जो गिनाए अमित शाह जी ने, बोले कि जो भी कुछ किया है कांग्रेस ने सिर्फ जबान से कुछ बोले हैं, मगर इंप्लीमेंट मोदी जी ने किया है। वो आगे जाके कहता कि ओबीसी 20% रिजर्वेशन राजीव गांधी उनके खिलाफ था। अमित शाह का कहना है 27% ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ राजीव गांधी थे। अगर आप गिनती करोगे कि आज के तारीख में 85 बीजेपी एमपीज ओबीसी से आता है, तो ये गिनती और आंकड़ा सब बीजेपी के फेवर में है सुरेश चंद्र जी। तो कैसे आप इस चीज को नकार सकते हैं कि जब बीजेपी कह रहा है कि कांग्रेस ने सिर्फ जबान से बोला है, इंप्लीमेंट मोदी साहब ने किया? हाउ डू यू सी सुरेश चंद्र जी? इसमें क्या है सर, इसमें एक चीज है कि जब आजादी के बाद जब हमारे इस देश में हम सुई तक बना नहीं पाते थे, उसके बाद भारत जिस ताकत के साथ एक शक्तिशाली राष्ट्र बन के उभरा है, उसका कारण यह है कि कांग्रेस के कार्यकाल में जहां पर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, कई सारे लोगों के घर पे छत नहीं था, उन सारे लोगों को मकान देने का इंदिरा आवास योजना के माध्यम से देश भर में काम किया गया, रास्ते बनाए गए। लोगों के हेल्थ का इशू, बड़े बड़ी महामारी आती थी, उस महामारी से जूझने के लिए, लोगों को बचाने के लिए हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की, हॉस्पिटलों की कई सारी सुविधाओं का अभाव था। इन सारे सुविधाओं को निर्माण करने का काम कांग्रेस ने किया है। लेकिन आज के तारीख में क्या होता है, जो सत्ता में बैठे मोदी सरकार है, ये मोदी जी जो है वो झूठे एक सरदार है, और उन झूठों के सरदार में काम करने वाले ये अमित शाह हैं। और आपने देखा होगा ये चंद्रयान 3 के सक्सेस की बात करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक प्रोसेस है, ये कई सारे सरकारों ने मिलकर अच्छा काम किया है, तभी जाके हम लोग चंद्रयान 3 में सक्सेस पाते हैं। लेकिन उसकी नींव चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में रखी जाती है। सुरेश चंद्र जी, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, मोदी जी ने सबकी तारीफ करी। मोदी जी शौचालय की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस काल में जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया, अलग अलग अधिकारों को लाया गया। अरे हम ऐसे देश में रहते थे जिस देश में इंसानों का, इंसानियत का दर्जा नकारा जाता था, लोगों को एक इंसान होने के अधिकारों से वंचित रखा जाता था। और उसके बाद कई सारे जो समाज घातकी जो विधायक थे, कानून थे, उस कानून को खत्म करके एक सेकुलर राष्ट्र निर्माण करने का, जिसमें सर्व धर्म समभाव का विचार लेके सभी जाति धर्म के विकास करने का काम कांग्रेस ने किया है। तो जी बोलिए। तो ये मोदी जी कल जो भाषण दिए थे सुरेश चंद्र जी, बोले कि देखिए जो पुराने पार्लियामेंट है, इस पार्लियामेंट में आर्टिकल 370 भी देखा है, जिस प्रकार से इस देश को कश्मीर इंटीग्रेट किया इस देश के साथ। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, यही से गूंज हुआ था। 1 नेशन 1 टैक्स जीएसटी, वो भी इस सदन ने देखा है, मोदी जी के काल पे हुआ। 1 रैंक 1 पेंशन, वो भी मोदी जी ने किया है। 10% रिजर्वेशन जो गरीबों के लिए है, वो मोदी जी ने किया है। तो इस चीज को जो गिनाए उन्होंने कि उन्होंने 2014 से लेकर आज तक जितने भी अच्छे काम किए हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि बीजेपी का कहना है कि देखो ये मोदी जी अमृत काल में कुछ करके दिखाया। और जब मोदी जी कहा कि भगवान ने सब पवित्र काम मेरे हाथों से करना तय कर दिया है, सुरेश चंद्र जी बार बार उस चीज का दोहराना, कैसे क्या कांग्रेस काल में कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ मोदी जी ने किया है? सर प्रदीप जी, इस बात को हमें, इस क्रोनोलॉजी को समझना होगा, क्योंकि मोदी जी देखो चुनाव नजदीक आ गए हैं। 8-9 महीने बाद देश में चुनाव होने वाले हैं।
5 राज्यों के में अभी कुछ दिन बाद चुनाव होने वाले हैं, और वो जैसे 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक का हो, झूठे राष्ट्रवाद का मुद्दा बनाकर उन्होंने पॉलिटिकल कुछ फायदा मिलता है क्या उसके बारे में उन्होंने कोशिश किया था, बिल्कुल उसी तरह से ये करते हैं। आप मुझे एक बात बताइए सर, नए संसद भवन में प्रवेश करते समय सरकार ने सांसदों को संविधान की कुछ कॉपियां दिया है। उस संविधान की कॉपियों में से सेक्युलर और सोशलिस्ट इस वर्ड का गायब होना इस किस बात का संकेत है सर? और जब कानून मंत्री को पूछा जाता है कि भाई ये क्या है, तो वो बोलते हैं कि इसके बारे में गोलमाल कुछ जवाब देके वहां से पीछा छुड़ाने का काम करते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है सर कि चंद्रयान 3 की बात करते हैं, लेकिन चंद्रयान 2 और 1 के बारे में वो कभी बात करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो कभी भी इसके पहले सरकारों ने या कांग्रेस काल में जो काम हुआ है उसका कभी भी सम्मान नहीं करते, उसको कभी भी रिकॉग्नाइज करते नहीं है। और इनका ये मोदी के ऊपर जो फोकस है उनका, या मोदी है तो मुमकिन है, इस तरह की सोच लेकर ही काम करते हैं, वो देश के लिए घातक है, देश के लिए हानिकारक है। सुरेश जी, जहां तक संविधान का प्रश्न है, प्रियम्बल के अंदर जो शब्द मिसिंग है जैसे सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म, इनका कहना है कि जो कॉपीज दी गई थी वो पहले कॉन्स्टिट्यूशन की दी गई थी, जो 1976 में इमरजेंसी के दौरान संशोधन लाया गया था इंदिरा जी की सरकार द्वारा, और ये 2 शब्द उसमें ऐड किए थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर रिपब्लिक जो ऐड किया गया था वो उसमें नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहली कृति जो थी कॉन्स्टिट्यूशन की वो दी गई है, ऐसा उनका कहना है। सुरेश चंद्र नहीं सर, वे हम उनकी इन बात से सहमत नहीं है। उनकी नीयत और नीति बिल्कुल साफ है सर। आज देखो, आज वो महिला सशक्तिकरण की, महिला आरक्षण के लिए बिल पास करते हैं, लेकिन मणिपुर में महिलाओं के ऊपर बलात्कार होते हैं, देश में महिलाओं के ऊपर बलात्कार होते हैं, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार की कोई महिला सांसद या सरकार के कोई मिनिस्टर बात नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ महिला आरक्षण का बिल लाएंगे, लेकिन उसी वक्त देश की महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे। नए संसद भवन के निर्माण होने के बाद उद्घाटन में क्यों हम राष्ट्रपति को नहीं बुलाते? क्यों? वो आदिवासी है इसलिए? देश का हर एक इंसान इस सरकार को एक सवाल पूछता है सर, महिला बिल पास करने से इसलिए नहीं बुलाते, या उस वक्त तो इससे भी ज्यादा एक और घिनौनी बात चल रही थी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया गया, आपको भी मालूम है सर। देखो, मुझे ऐसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का पतिदेव अभी दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनके पति दुनिया में नहीं है, इसलिए भी शायद उनको नहीं बुलाया गया, ऐसी बात चल रही थी। मैं विश्वास नहीं करता। सर, ये अंधश्रद्धा है ना। ये मैं इससे पहले भी बोला कि जो षड्यंत्र है, जो मनोवादी विचारधारा है, हम जब समानता का दर्जा देने की बात करते हैं, तो इस तरह की सोच लेकर जब हम काम करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है आप इस तरह के कई सारे कानून पास करो, कई सारे अमेंडमेंट लाओ, उसके बाद भी अगर आप एक्चुअल में, प्रैक्टिकल में काम नहीं करोगे, लोगों को न्याय नहीं दोगे, तो इस तरह के बिल लाने का मतलब क्या है सर? और ये बिल पास किया है, ब्रिजभूषण जी ने भी पास किया सर, उन्होंने भी वोट दिया। गलत है सर। लोकसभा में बैठे थे सर, आज थे लोकसभा में, उन्होंने भी पास किया है सर। सुरेश चंद्र जी, राहुल गांधी जी ने कहा कि 90 सेक्रेटरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, उसमें से सिर्फ 3 ओबीसी है। राहुल गांधी जी का कहना है कि सिर्फ 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी है। ये दर्शाता है कि मोदी सरकार ने ओबीसी को जो ऊंचाई पर ले जाना था वो नहीं दिया है। ये सिर्फ 3 सेक्रेटरी ओबीसी है 90 में से, और ये 3 सेक्रेटरी सिर्फ 5% ऑफ बजट कंट्रोल करते हैं। राहुल गांधी जी का कहना है कि जहां ओबीसी रिजर्वेशन वाली बात है या ओबीसी को आगे बढ़ाने वाली बात है, उसमें मोदी सरकार अनसक्सेसफुल, नाकामयाब रहा है। और उन्होंने कहा कि कुछ इसके लिए ड्रास्टिक करना चाहिए, मोदी जी को कुछ करना चाहिए। ये जो ओबीसी रिजर्वेशंस, ओबीसी को जितने एम्पावर करना चाहिए वो मोदी सरकार नहीं करा। सुरेश चंद्र जी, तो कितना सच्चाई है इसमें? राहुल गांधी जी जिस प्रकार से कहा आज। सर,
सर, राहुल गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी की सोच एकदम स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती है कि भाई आप लोक संख्या के आधार पर लोगों को रिजर्वेशन देना चाहिए। अगर जब तक आपके हाथ में लोक संख्या के एग्जैक्टली फिगर हाथ में नहीं है, तब तक आप इस तरह से रिजर्वेशन कैसे आप इंप्लीमेंट करोगे। इसलिए कांग्रेस पार्टी का कहना है कि आप जल्द से जल्द जाति न्याय जनगणना करो और जाति के आधार पर जितनी जिनकी संख्या है उतना उनको रिजर्वेशन में भागीदारी मिलनी चाहिए। और आज महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, ओबीसी समाज का जो रिजर्वेशन है उसमें से भाजपा का या शिंदे सरकार चाहती है कि ओबीसी की कोटा से मराठा समाज को रिजर्वेशन दिया चाहिए। इस बात को लेकर महाराष्ट्र में ओबीसी समाज में एक भय और डर का वातावरण निर्माण हुआ है। और ओबीसी समाज ने यह भूमिका ली है कि आपको अगर मराठा समाज को आरक्षण देना है तो उनके लिए उनके लोक संख्या जितनी होगी उनको रिजर्वेशन की प्रोविजन किए। अगर आप ओबीसी समाज के कोटे से उनको रिजर्वेशन देते हैं तो ओबीसी समाज ये सही नहीं करेगा और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और इसी बात को लेकर महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में ओबीसी समाज में एक नाराजगी फैली हुई है सर। लेकिन सुरेश चंद्र जी, इसके जवाब में आदरणीय सम्माननीय अमित शाह जी ने और उसके बाद मेघवाल जी ने ये कहा कि भैया जो सेक्रेटरी बनता है वो अब जो 92 बैच का ऑफिसर होगा वही सेक्रेटरी बनेगा ना अभी जाकर के। तो जो ओबीसी अभी अभी आएंगे उसके बाद ही जाकर के सेक्रेटरी बनेंगे, नंबर एक। और ये स्थिति जो थी ये राजीव गांधी जी के वक्त भी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त भी थी। दूसरी चीज अमित शाह साहब ने कहा कि अकेली भारतीय जनता पार्टी है जिसमें 85 मेंबर्स ओबीसीज हैं लोकसभा में, यानी 29%, 29% ओबीसी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं बीजेपी के। और अकेली पार्टी है बीजेपी जिसने एक ओबीसी को प्रधानमंत्री बना दिया। कांग्रेस ने आज तक कभी किसी ओबीसी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। सुरेश चंद्र जी, कांग्रेस पार्टी ने तो हर एक समाज के नेताओं को अलग अलग जगह पे अपॉर्चुनिटी देने का काम किया है, आपने देखा होगा। और भारतीय जनता पार्टी ये इस तरह की सोच लेकर इस तरह के जो फिगर गिनाने का काम है ना सर, वो उनके लिए नया नहीं सर, है। लेकिन वो अलग हाउस पर बोल रहे हैं, फिगर तो ठीक ही होंगे ना, झूठ तो नहीं बोल सकते। मैं वही बोल रहा हूँ ना सर, वो एक आदिवासी महिलाओं को देश का राष्ट्रपति बनाएंगे लेकिन उसको बोलने का मौका नहीं देंगे, उसको एक्सप्रेस करने का फ्रीडम नहीं देंगे। तो इसका मतलब क्या है सर, वो चाहते हैं वो जुमला करके चुनावी राजनीति करके अपना फायदा करने का, लेकिन उस समाज को न्याय नहीं देने का सर। जी, ये तो आप पहले भी बोल चुके हैं। लेकिन एक चीज है, मैं वही बोल रहा हूं, आपको रोक रहा हूं एक सेकंड। जो आप बता रहे हैं सब दर्शक समझ गए सर, हमारे जितने दर्शक हैं बहुत अकल वाले हैं और स्पेशली आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं। सुरेश चंद्र राजन जी, ये मैं आपको बता दूं, आप जो बात बोलते हैं बहुत ध्यान से सुनी जाती है क्योंकि हमें भी रिस्पॉन्स आता है। सर, पहली बार है कि राहुल गांधी साहब ने मेरे मन की बात कही थी, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको बोल रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि भैया या तो नया सेंसस करवा लो, कास्ट बेस्ड एम्पेरिकल डेटा कलेक्ट करा लो, या फिर जो हम लोगों ने सेंसस कराया था 2011 का जिसका डेटा आपके पास है, या तो आप रिलीज कर दीजिए नहीं तो हम रिलीज कर देंगे। सर, आपको लगता नहीं है कि वक्त आ गया है? इन्होंने कहा था कि डेटा में कुछ गलतियां हैं इसलिए हम लोग रिलीज नहीं कर रहे 2014 में, बिकॉज 2011 का जो सेंसस था उसका डेटा वाज कोलेटेड, इसमें 2 या 2.5 साल लगते हैं पूरा डेटा कलेक्ट करने में, एनालाइज करने में। इसको 2014 में रिलीज करना था सर, आज तक उसको रिलीज नहीं किया है। आपको लगता नहीं है कि वक्त आ गया है कि आप लोग सब लोग मिलकर के एजिटेशन करें, आंदोलन करें कि वो डेटा तो रिलीज करो, मालूम तो पड़े कि ओबीसी में से कौन कौन सी जातियां हैं जिनको सबसे ज्यादा फायदा मिला है रिजर्वेशन का, आरक्षण का, शेड्यूल ट्राइब में से किसको मिला है, किसको नहीं मिला है, कौन सी ऐसी जातियां हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में आ गई हैं। क्योंकि आखिरकार अगर आपके पास डेटा नहीं होगा तो आप रिजर्वेशन कैसे देंगे? सर, यू आर राइट सर। सर, हम लोग, हमारे नेता राहुल गांधी जी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो या सोनिया गांधी हो जी, हम लोगों ने ये 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका जो सेंसर है रिलीज करने के लिए कई बार सरकार से लेटर लिखा है, डायलॉग किया है, सभागृह में कई बार आवाज उठाया है, लेकिन ये लोग उसको सार्वजनिक नहीं करते हैं।
और आज आप जो बोल रहे हैं, आज वो सदन में बोल रहे हैं कि भाई हम जल्द ही जाति न्याय जनगणना करेंगे और उसके बाद हम सीमांकन करेंगे सारे मतदार संघों का और उसके बाद ये लागू करेंगे। इसका मतलब क्या सर, मतलब कैसे भरोसा कर सकते हैं इनके ऊपर कि ये आगे जाके जाति न्याय जनगणना करेंगे? जो ऑलरेडी जनगणना हो चुकी है, जो उनका डेटा उनके पास है, उसको रिलीज करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। और उनको ये देश या हम लोग कैसे उनके ऊपर भरोसा करें कि वो आगे जाके जाति न्याय जनगणना करें? ये केवल 2024 के इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए इन्होंने इस तरह का बिल पास किया है। कांग्रेस को दाद देनी पड़ेगी सर, कांग्रेस को बधाई देनी पड़ेगी। ये सब जानते हुए भी आपने इस बिल का समर्थन किया है, इसके लिए आपको साधुवाद, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपको शुभकामनाएं पूरे देश। सर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार की कार्यशैली को समर्थन नहीं किया है सर जी। कांग्रेस पार्टी ने इस देश महिला आरक्षण के लिए, हाँ, देश के महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को लेकर महिलाओं के हित में कांग्रेस के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ जितने लोग हैं, ये सारे लोग इस महिला बिल के साथ खड़े हुए हैं सर जी। और हम उम्मीद करते हैं और सरकार से कांग्रेस पार्टी ने अपील भी किया है जी। एक छोटी सी बात प्रदीप जी, सुनने वाली बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आदरणीय सम्माननीय अमित शाह साहब, उन्होंने कहा कि भाई इसमें जरा टाइम लगेगा, ये चुनाव के बाद जाकर के पहले सेंसस होगा, उसके बाद फिर डीलिमिटेशन कमीशन जो है उसके पास जाएगा, उसके बाद ये तय होगा कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में रिजर्वेशन होगा, किसमें नहीं होगा। करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और ये पूरी एक्सरसाइज जो है, ये कहा जा रहा है 226, 227, 28 तक पूरी हो जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन एक व्यू पॉइंट ये भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सुरेश चंद्र राजन जी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको आप 2035 तक आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस प्लेस्ड बाय आर्टिकल 106 की लिमिटेशंस की वजह से आप शायद इसको 2035 तक इसको आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये एक सोच है, मुझे मालूम नहीं है कि असलियत क्या है, शायद आपको मालूम हो। इस विषय के बारे में कुछ मालूम हो तो बताएं। मुझे सर, मतलब इस तरह की ये सारे एक्ट के लिए लगाई जा रही है, इसके ऊपर ना अलग अलग एक्सपर्ट लोग काम कर रहे हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मोदी सरकार या केंद्र सरकार ये जो बातें बोल रही है ना, एक्चुअल में क्या वो 2-4 साल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं या इसको और बड़ा टाइम जा सकता है। तो लेकिन हमारे अपोजिशन, कांग्रेस पार्टी के साथ सारे अपोजिशन पार्टियों का एक ही कहना है कि आपने ये बिल पास किया है, इसको आप इमीडिएट इंप्लीमेंट करो। अगर आपको सेंसर का इशू है तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसका डेटा रिलीज करो और उसके आधार पर ये आपकी पूरी कार्रवाई शुरू करो और जल्द से जल्द इस देश के महिलाओं को इस रिजर्वेशन का बेनिफिट दे दो। सुरेश चंद्र जी, 2026 तो 2026 शायद अमित शाह ने कहा कि शायद 2026 तक ये संभव होगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, आज बोल रहे थे। बट राहुल गांधी जी ने ओबीसी रिजर्वेशन वाले मुद्दा जो उठाया है, अहम मुद्दा है, जिन्होंने कहा कि 90 में से सिर्फ 3, वो हाईलाइट कर रहे हैं कि ओबीसी को आज तक जो एम्पावरमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप इस चीज को लेकर महाराष्ट्र में आओगे तो नाना पाटोले जी ने आरोप लगा दिया था एकनाथ शिंदे जी और देव फडणवीस जी पे। नाना पाटोले जी ने कहा कि जलना में जो आंदोलन किया, जिस प्रकार से जारंगे पाटिल, मनोज जारंगे पाटिल बोले कि ये प्रेरित था और एकनाथ शिंदे जी से प्रेरित यह आंदोलन था, ये नाना पाटोले जी का कहना था। नाना पाटोले जी आगे जाके कह रहा है कि जो आंदोलन, मराठा आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज एनफोर्स करने वाले देवेंद्र फडणवीस जी था, ये नाना पाटोले जी का कहना। बिकॉज आज पूरे महाराष्ट्र मराठा आंदोलन हो गया, अब ओबीसी का आंदोलन चालू हो गया और ओबीसी का उग्र आंदोलन चालू हुआ है और ओबीसी का पूरा महाराष्ट्र से लोग आके मंत्रालय को घेराव करने वाले हैं। तो आज के तारीख में पूरे महाराष्ट्र जल रहा है और आप नाना पाटोले जी का स्टेटमेंट कैसे देखते हो सुरेश चंद्र जी? सर प्रदीप जी, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो नाना भाऊ पटोले जी ने ये स्टेटमेंट जो किया है ना, इसका कुछ आधार है, क्योंकि इस राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने, जब ये लोग अर्लियर के सरकार में थे, उस वक्त देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि मेरा सरकार आता है तो मेरे पहले कैबिनेट में मैं समाज को, धनगर समाज हो या ओबीसी मराठा समाज हो, उसको रिजर्वेशन दूंगा। लेकिन उसके बाद 52 मोर्चा मराठा समाज ने निकाले,
उसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने कुछ कार्रवाई नहीं की है। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये जो मराठा रिजर्वेशन है या उनको रिजर्वेशन देना है, ये राज्य सरकार के हाथ में नहीं है सर। अगर मराठा समाज को रिजर्वेशन देना है, उनके लोक संख्या के आधार पर रिजर्वेशन देना है, तो सेंटर में आज देखो केंद्र सरकार का एक विशेष अधिवेशन चल रहा है। वहां पे अगर ये 50% का जो रिजर्वेशन का कैप है, उस कैप को हटाने की अगर वो वहां पे कानून बनाते हैं, तो डेफिनेटली राज्य सरकार को इस तरह के कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने का अधिकार मिल जाएगा। और मराठा समाज के साथ साथ धनगर समाज हो या बाकी अदर समाज हो, जिन जिन समाज को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है, इन सारे समाज को हम उनके लोक संख्या के आधार पर रिजर्वेशन दे सकते हैं। और आपने देखा होगा आज कांग्रेस ने भूमिका ली है, आप महिलाओं को 30% रिजर्वेशन देने का बिल पास कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम उन रिजर्वेशन में एससी, एसटी, ओबीसी की जो महिला है उनको भी लोक संख्या के आधार पर वहां पे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एससी एसटी है उसमें सर, उसमें एससी एसटी का है कोटा? नहीं, तो वो मिलना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सर, मैं ओबीसी नहीं है सर, ओबीसी नहीं, एससी एसटी है। वजह सर, मैं आपको एक ना महाराष्ट्र का एक उदाहरण देता हूं सर। बोलिए सर। हेलो, हाँ बोलिए सर। वजह सर, महाराष्ट्र में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को 13% रिजर्वेशन दिया जाता है जी, और शेड्यूल कास्ट में 59 कास्ट आती है। लेकिन उसमें क्या होता है, 59 जो कम्युनिटी है उसमें जो ताकतवर 2 कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और बाकी की जो उपेक्षित और वंचित समाज है, जो अलग अलग कम्युनिटी है, कभी रिजर्वेशन का बेनिफिट ही नहीं मिला है। जो कम लोक संख्या में है या एक जाति के बाद दूसरे क्रमांक पे आने वाली, जैसे मतंग समाज हो, ऐसे कम्युनिटी को रिजर्वेशन का बिल्कुल फायदा नहीं मिलता है। इसलिए महाराष्ट्र में लेकर देश तक कांग्रेस की यह भूमिका है कि जो समाज उपेक्षित है, वंचित है, जिन समाज को आरक्षण का बेनिफिट नहीं मिला है, इन सारे समाज को लोक संख्या के आधार पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और अगर ये करना है तो केंद्र सरकार को आज जो अधिवेशन चल रहा है, उस अधिवेशन में इस 50% का जो कैप है उसको हटाकर उसको अमेंड करना चाहिए और राज्य सरकार को आरक्षण देने के अधिकार देने चाहिए सर। सुरेश चंद्र राजन जी, चलते चलते राहुल गांधी जी ने एक और बात कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा या तो आप 2011 का जो सेंसस है उसका डेटा यूज करके इसको एकदम फौरन इंप्लीमेंट कीजिए, या हम लोग डेटा रिलीज कर देंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास तो डेटा है। क्योंकि ये डेटा जो था कलेक्ट हुआ था कांग्रेस के वक्त, इन्होंने लोकसभा में कहा है अदरवाइज वी विल रिलीज द डेटा। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आपको क्या लगता है ऐसा करना पड़ेगा? डू यू थिंक? वो उनकी मानसिकता नहीं है सर, वो सब ना नहीं, लेकिन क्या राहुल गांधी जी रिलीज करेंगे डेटा? मुझे लगता है रिलीज करना चाहिए, सारी देश को मालूम होना चाहिए कि भाई उस सेंसस में क्या है। वो देखो कांग्रेस का हमारा बड़ी एक्सरसाइज हुई, 4 साल चली सर 2008 से लेकर के 2011 तक ये एक्सरसाइज चली है। तो आपको लगता नहीं है कि मतलब सबको जानने का हक है कि यार ये क्या है इसमें? सर जाते जाते मैं आपको एक बात कहूंगा, मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी सरकार की मानसिकता ऐसी है कि जो भी इस देश में काम होगा वो आहिस्ते स्टार्ट होगा। मतलब मैं या मेरी पार्टी ने ये काम किया, हमने ये निर्माण किया, ये इस तरह की सोच लेके चलते हैं। और हमें ऐसे लगता है कि कांग्रेस ने इस तरह का कभी काम नहीं किया। हम तो कंटिन्यूटी देखते हैं सर, कई सारी सरकारें आ रही। कांग्रेस एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट है, 5 के 5 स्टेट आप लेने के लिए कॉन्फिडेंस हो। जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, वेणुगोपाल जिस प्रकार से चालू किया है काम, और जो गरीब कल्याण योजनाएं आपने डिक्लेयर किया, तेलंगाना में 6 आपने 6 वचन, 6 गारंटी, 6 गारंटी, तो राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ आपने गारंटी पे गारंटी लिया है और हासिल भी किया। भले बीजेपी कहना है कि कर्नाटका में आप फेल हुए, बट क्या ये गरीब कल्याण योजना इंप्लीमेंट होगा? और अगर हो गया तो आप जीत गए। हमने छत्तीसगढ़ में किया है, हमने कर्नाटक में किया है, और जहां जहां कांग्रेस के सरकारें हैं वहां पे हम लोगों ने जो कमिट किया लोगों को, ये सारी कमिटमेंट फुलफिल किया है सर। और उनको मालूम है आने वाले इलेक्शन में 5 राज्य है, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ जीत रही है सर, और इसी बात का डर है। और ये सारे इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए उनको ऐसा लगा
कि हम इस तरह से महिला आरक्षण का बिल पास करते हैं तो इसका फायदा आने वाले इन 5 राज्यों में हमें हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह कर्नाटक का जब विधानसभा इलेक्शन था, इलेक्शन के कुछ दिन पहले उन्होंने वहां पे शेड्यूल कास्ट का सब कैटेगराइजेशन का बिल पास कर दिया सर, लेकिन सारे शेड्यूल कास्ट ने भारतीय जनता पार्टी के इस बिल के खिलाफ, उनके विचारधारा के खिलाफ मतदान किया और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई। और हमें पूरी उम्मीद नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस है सर, आने वाले दिनों में इन 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी पूरे ताकत के साथ जीत रही है और इसके आगे जहां जहां इलेक्शंस होंगे वहां पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हारेगी सर। राइट, थैंक यू वेरी मच सुरेश चंद्र राजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको गणेश उत्सव की बहुत 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 शुभकामनाएं, गणेश चतुर्थी की आपको दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम सर, भारत माता की जय, जय हिंद, थैंक यू, जय 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 महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र, थैंक यू।